क्लास 9th साइंस का पार्ट नंबर 14 प्राकृतिक संसाधन। इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पेज नंबर 217 पर पहला प्रश्न है, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और जलवाष्प हैं, जबकि शुक्र और मंगल ग्रहों पर मुख्य घटक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा 95 से 97% तक है। इसलिए वहाँ कोई जीवन नहीं है, परंतु पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। वायुमंडल कंबल की भांति निम्न तरीकों से कार्य करता है। वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय तथा पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। दिन के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है तथा रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। वायुमंडलीय ओजोन परत सूर्य के हानिकारक विकिरण UV को स्थल पर आने से रोकता है तथा उसके हानिकारक प्रभाव से बचाता है। प्रश्न संख्या 3, वायु प्रवाह के क्या कारण है। इसका उत्तर है, स्थल तथा जल के ऊपर असमान रूप से वायु के गर्म होने के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। वायुमंडल में जलवाष्प का बनना तथा वायु के गर्म होने के कारण पवन उत्पन्न होती है। जमीन के ऊपर ही हवा जल्दी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और समुद्र के ऊपर की हवा इस ओर आती है, क्योंकि जमीन के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं भी हवा के बनने और इसकी दिशा को प्रभावित करती हैं। प्रश्न संख्या 4, बादलों का निर्माण कैसे होता है। दिन के समय जलीय भाग गर्म हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प बनती है। गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर जाती है या फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने से जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं तथा बादलों का निर्माण करती हैं। जब ये जल की बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तो वर्षा होती है। हिमवृष्टि ओले के रूप में नीचे गिरती है। अगला प्रश्न है 5, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। तो पहला है जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और पेट्रोलियम का जलना। दूसरा है लकड़ी, उपले, पत्तों आदि का पूरी तरह ना जलना। तीसरा है कारखानों, उद्योगों आदि से निकलने वाला विषैला धुआं। चलते हैं पेज नंबर 219 पे। यहाँ पहला प्रश्न है, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को जल की आवश्यकता निम्न क्रियाकलापों के लिए पड़ती है। पहला, शरीर में जीवों के सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में ही होता है। तीसरा पॉइंट, मनुष्य के शरीर का 70% भार जल के कारण होता है। जल कुछ प्राणियों का आवास भी है। स्थलीय जीवों को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रियाएं उन पदार्थों में होती हैं जो पानी में या फिर पानी में घुले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है। जल के मुख्य स्रोत शहर में क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, जल वितरण प्रणाली द्वारा। और नगर में क्या है, तालाब, कुएं, नदियां एवं नगर वर्षा का संग्रहित जल, टैंक या डैम से या फिर भूमि जल आदि। क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है। हाँ, जल के स्रोत को प्रदूषित करने वाला क्रियाकलाप, पहला, शहर या नगर के नाले का जल, उद्योगों का कचरा नदियों तथा झीलों को प्रवाहित करना, खेती में उपयोग किए गए उर्वरकों तथा कीटनाशकों द्वारा। अब चलते हैं पेज नंबर 222 पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित हैं। पहला है सूर्य। दिन के समय सूर्य पत्थर को गर्म कर देता है, जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं, मतलब फैलने लग जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे हो जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं, मतलब ये सिकुड़ने चालू हो जाते हैं। चूँकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित और संकुचित होता है, जिससे पत्थर में ऐसा बार बार होने से दरारें पड़ती हैं और अंततः छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। पानी, पत्थरों की दरार में जल भरने तथा बाद में जम जाने पर दरारें अधिक चौड़ी हो जाती हैं और बहता जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ देता है तथा उनमें
उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। ये पत्थर आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जल की भांति तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा ले जाती है। जीवित जीव लाइकेन पत्थर की तरह उगते हैं। वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है तथा मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। इस सतह पर मॉस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने लगते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ देते हैं। कभी कभी तो बड़े पेड़ों की मूल दरारें भी चली जाती हैं जो इसे चौड़ा कर देती हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? ऊपरी मृदा की वायु जल द्वारा स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। तेज हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के कण ले जाती हैं। तेज बहता हुआ जल मिट्टी में गड्ढा बना देता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। जंगलों की कटाई तथा पशु चारण द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। अगला प्रश्न है, अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो अपरदन को रोकने और कम करने के निम्न तरीके हैं। पहला, घास एवं वनस्पति स्थल बढ़ाकर इसके ऊपरी सतह की मिट्टी जल या वायु द्वारा बहाकर या उड़कर नहीं जा पाती है। वृक्षारोपण, पौधों की जड़ें मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं, जिससे अपरदन नहीं हो पाता है। सोपानी खेती। अगला पॉइंट है, पशुचारण को नियंत्रित करना। नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाकर, खेतों में समुचित जल निकास व्यवस्था द्वारा और सघन खेती द्वारा। चलते हैं पेज नंबर 227 पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जल चक्र के क्रम में पानी की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। जल चक्र के क्रम में पानी की निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला, द्रवीय अवस्था, विभिन्न जलों स्रोतों जैसे झीलों, नदियों, भौम जल, समुद्रों में, तालाबों में आदि। गैसीय अवस्था, जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है तथा पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन। बादल, संघनित जलवाष्प बादलों में मौजूद होते हैं। ठोस, बर्फ, ओले बर्फबारी आदि के रूप में। अगला प्रश्न है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं वे निम्न हैं। पहला है न्यूट्रिक अम्ल और दूसरा है प्रोटीन। और जो न्यूट्रिक अम्ल है वो डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है। मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचानें जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। 3 क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। जंतुओं द्वारा श्वसन प्रक्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाना या पेड़ काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कुछ गैसें मुख्यतः CO2 और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसों में वृद्धि होने से संसार का तापमान बढ़ता जाता है। इस प्रकार के प्रभावों को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? ऑक्सीजन के अणु O2 और ओजोन O3। अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के अगला प्रश्न है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए वायुमंडल अनेक कारणों से आवश्यक है। उनमें से कुछ निम्न हैं। ऑक्सीजन श्वसन, ज्वलन एवं दहन के लिए जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों का CO2 वायुमंडल से मिलता है। ओजोन परत हानिकारक UV किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह परत इन किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से इसे रोकती है। इसमें O2, CO2, N2 आदि गैसें पाई जाती हैं जो विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है। जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट का निर्माण करती हैं जो जलीय जीवों के कवच के निर्माण के लिए जरूरी होता है।
दिन के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है तथा रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीवन में जल क्यों अनिवार्य है? पानी एक अद्भुत तत्व है जिसे सर्वविलायक कहा जाता है। यह पौधों तथा जंतुओं के शरीर में सभी चीज़ों को घोल लेता है। जीवों के शरीर के भीतर पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। लगभग सभी प्राणियों को जीवित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल कुछ जंतुओं पौधों हेतु आवास का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। पौधों की सिंचाई के लिए पानी आवश्यक होता है। इसके कारण ही बीजों का अंकुरण संभव होता है। हमारे शरीर के भार का 70% जल के कारण है। पानी का उपयोग पीने, नहाने, धोने, सफाई करने, मछली संवर्धन, दवाई बनाने जैसे अनेक कार्यों में होता है। जलीय जंतु जैसे मेंढक, मछली आदि जल में घुली हुई ऑक्सीजन द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी जल आवश्यक होता है। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है? मृदा खनिजों का मिश्रण है जिसमें खनिज, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। पौधे अपना खनिज पोषक तत्व जल, वायु, मिट्टी से प्राप्त कर भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीव पौधों पर तथा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा मृदा में अनेक जीव जैसे केंचुए, चींटियाँ, दीमक, बैक्टीरिया और फंजाई आदि भी पाए जाते हैं। जलीय जीव भी मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। वे भी मृदा पर निर्भर करते हैं। सूक्ष्म जीव जो समुद्र के निचले परत में पाए जाते हैं। सड़े गले जीवों अकार्बनिक पदार्थों को विघटित कर अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये खनिज जल में घुलकर जलीय पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी। इसके अलावा पोषक तत्व मृदा से बहकर भी जल में चले जाते हैं। आपने टेलीविज़न पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। क्या आप सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम हैं? हाँ, मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। इसलिए निम्न दाब तथा उच्च दाब के क्षेत्र का अध्ययन करके वर्षा का पूर्व अनुमान कर सकते हैं। अतः किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वायु की गति तथा कंप्यूटर में संग्रहित पूर्व वर्षों के डाटा के आधार पर मौसम वैज्ञानिक मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम होते हैं। इसमें सैटेलाइट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रही हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिलेगी? तो इसका उत्तर है हाँ, प्रदूषण के स्तर को घटाने में कुछ अंश तक सहायता मिलती है। इससे मृदा प्रदूषण को तो बिल्कुल कम किया जा सकता है, परंतु जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना कठिन होता है। जैसे वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा, वैश्विक उष्मीकरण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, ओजोन परत में छिद्र के कारण। उपयुक्त सभी का प्रभाव पर्यावरण पर व्यापक रूप से होता है। इसी प्रकार प्रदूषित जल नदियों, जलाशयों, समुद्र में दूर दूर तक बहकर चली जाती हैं। भूमि जल, नालों, उद्योगों के कचरे, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों द्वारा बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 6। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? जंगल की भूमिका वायु में यह प्रदूषण को अवशोषित कर वायु का शुद्धिकरण करता है। CO2 और ऑक्सीजन का समुचित अनुपात बनाए रखने में सहायता करता है। यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बादल निर्माण तथा आसपास के परिवेश का तापमान कम करता है। मिट्टी, पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूत से पकड़े रखती हैं। फलतः ये मृदा अपरदन को नियंत्रित करती हैं। मिट्टी की गुणवत्ता पौधों और जंतुओं के मृत अवशेषों के विघटन द्वारा ह्यूमस निर्माण से अच्छी होती है। मृदा के ऊपर वनस्पति होने के कारण मिट्टी के अंदर जल रिसाव अच्छी तरह होता है, जिससे भौम जल के स्तर में वृद्धि होती है। भूमि का खिसकना नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है इसका जल। जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है। बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। भौम जल में वृद्धि करता है। जल चक्र और पृथ्वी के तापमान का नियमन करता है।